स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। 19 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक 19 प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस नहीं किया तो आप काफ़ी पीछे चल रहे हैं और जल्दी कीजिए, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस सेट के जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्योंकि यदि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो इसको क्वालिफाई करने का एक ही बेहतरीन तरीका होता है, एक ही मात्र फंडा होता है कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस के बाद आप कम से कम 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी वह क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट से रेलेवेंट हो। हिस्ट्री से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन से आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी की डिमांड को जो क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं ना, उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। कम से कम 10,000 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। आपको इन सारे प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आपने करना कुछ नहीं है, सीधा टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सर्च करना है देवेंद्र सर, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा हमारा स्टडी हमारे साथ। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप कांटेक्ट ना कर पाएँ तो ये मेरा नंबर है, इससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते समय आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कम से कम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इन 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते समय आपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है, उसके बाद अपना आंसर सोचना है। उसके पश्चात आपने नोट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, आपने आउट ऑफ 50 कितने सही किए हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। अगर आप 35 या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। यदि आप इससे कम कर पा रहे हैं तो आपको फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो समय बहुत प्रीशियस है। लेट्स स्टार्ट। लेवल तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूभागीय युग की विशेषता रही है? निम्न प्लिस्टोसीन, होलोसीन, उच्च प्लिस्टोसीन या फिर मध्य प्लिस्टोसीन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, लेवल तकनीक के द्वारा बनाए गए जो फलक उपकरण थे ये थे मध्य प्लिस्टोसीन युग की विशेषता, ठीक है। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये जो मध्य प्लिस्टोसीन युग था ये लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है और इसी युग में ही माना जाता है कि पक्षियों का और मानव का स्वरूप होता था, ठीक है। उस समय मानव वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे मध्य प्लिस्टोसीन युग में। तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोहागी घाट, बालाथल, भीमबेटका, बुर्जहोम। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, सोहागी घाट पूरा स्थल जो था इसके उत्खनन करता थे ACL कलाइल। बालाथल नामक पूरा स्थल जो राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ता है ये आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा बी का 3। और भीमबेटका जो स्थल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं आपको मिलेंगी। इसके खोज करता थे VS वाकनकर, ठीक है। चलिए, और ब्रुजहोम कश्मीर में पड़ता है, पता है आपको, ठीक है, आसान था। तो ये कश्मीर का नवपाषाण स्थल है और यहाँ से कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने का साक्ष्य आपको मिलेगा। तो क्रोनोलॉजी में इसका आंसर देख लेते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह है? क्वेश्चन को पढ़ते समय ना कभी भी क्वेश्चन को मिसरीड मत कीजिए। मिसरीड करने का मतलब यह होता है कम से कम आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए ना, तो आप बाद में पछताएंगे, कहेंगे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैं इसको कर सकता था। लेकिन क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि उस समय कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपने थोड़ा सा पेशेंसली पढ़ना है, समझना है, फिर आपने देखना है। यहाँ पर उत्तर पूर्व अफगानिस्तान की बात हो रही है, तो उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में केवल एक ही जगह पड़ती है यहाँ पर, वह है शुर्तगोई, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? महावंश, महावग्ग, दीपवंश या फिर महावस्तु। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है वो मिलता है महावग्ग में। और जो बिंबिसार है इसका समयकाल था 544 BC से लेकर के 492 BC के बीच में, ठीक है। इसकी 500 पत्नियों का जो आपको विवरण मिलेगा वो महावग्ग में मिलेगा। एक बात आपने और याद रखनी है, जो इसकी प्रमुख रानियां थी उनसे संबंधित यूजीसी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। एक थी कौशल देवी जो थी प्रसेनजीत की बहन थी, जो कौशल नरेश था।
और दूसरी थी चेलना। चेलना जो लिच्छवी राजकुमारी थी, चेटक की बहन थी, चेलना चेटक की बहन थी। और मदर नरेश की एक बहन थी जो पंजाब की राजकुमारी थी, उसका नाम था खेमा। ठीक है, 3 थी इसकी, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नांकित किस हिंद यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण और बलराम की आकृतियां बनी हुई थी? मिनांडर, अगाथोलिक्स, होलियोकिल्स और कोबियस। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, जो हिंद यूनानी शासक थे वो थे मिनांडर। ठीक है, बहुत प्रतापी शासक थे। इनकी पत्नी थी अगाथोलिक्स। जब मिनांडर की डेथ हो जाती है उसके पश्चात उनका जो बेटा होता है उसका नाम था, याद रखना, सट्रेटा प्रथम। ठीक है, सट्रेटा प्रथम, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इसका पहला बेटा होता है प्रथम, सट्रेटा प्रथम। वह उस समय बहुत छोटा होता है, नाबालिग होता है। नाबालिग होने के कारण जो उसकी पत्नी है ना अगाथोलिक्स, वो उस समय शासक बन जाती है। और अगाथोलिक्स ही एक ऐसी शासक थी जिसने सिक्के जारी किए थे जिनके ऊपर कृष्ण और बलराम की आकृतियां बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करने से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नागों से संबंधित निम्नांकित किस स्थल पर नागराज दृढ़ीकरण का मंदिर स्थित है? पद्मावती, कांतीपुरी में, मथुरा में या फिर राजगृह में? थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, नागों से संबंधित जो आपको नागराज दग्धीकरण मंदिर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको मथुरा में। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नांकित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, कुर्रम पुराण। चलिए सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, वायु पुराण में अवतार सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को दिया गया है वायु पुराण में। यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में जानकारी दी गई है। और आपने याद रखना है एक चीज़ कि एक मत्स्य पुराण ऐसा है जिसमें भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। इसमें 24 अवतारों के बारे में बताया गया है वायु पुराण में, लेकिन मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को शामिल किया गया है। ये मत्स्य पुराण है ना, इसमें शामिल किया गया है, लेकिन वायु पुराण में उनको शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नांकित किस स्थल से भगवान शिव की सर्व प्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त होती है? कांची से, भोजपुर से, गुड्डीमल्लम से या फिर खे से? चलिए, जो सबसे प्राचीन भगवान शिव की लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त होती है वो होती है गुड्डीमल्लम से। ये गुड्डीमल्लम कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मद्रास में, और रेनीगुट्टा एक जगह पर है, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र, ये वाली शैली है, ये कहाँ पर आपको मिलेगी? कौन सा ऐसा मंदिर है जो दक्षिण भारत में बनाया गया है जिसमें भित्ति चित्र का इस्तेमाल किया गया है? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, पट्टकल का विरूपाक्ष मंदिर या फिर नर्तमलई का विजयालय चौलीश्वर मंदिर, श्रीनिवासनलूर का कोर रंगनाथ मंदिर? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, सही उत्तर क्या होना चाहिए जल्दी से सोचिए। चलिए, दक्षिण भारत मंदिर में जो भित्ति चित्र आपको मिलेंगे वो मिलेंगे नर्तमलाई का विजयालय चौलीश्वर मंदिर में, जो चोल वंश से संबंधित है। विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पाल राजाओं को तिथि क्रम के अनुसार हमने लगाना है। इनकी क्रोनोलॉजी आपने जरूर याद रखनी है। जितने भी पाल वंश के राजा हैं उनको आप एक बार नोट जरूर करिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके पश्चात ऐसे क्वेश्चन यूजीसी बार बार पूछता है। ठीक है, गलत नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन आसान होते हैं। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी यदि हम समझ कर चलेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जो राज्यपाल थे इनका समय काल था 907 ईस्वी के आसपास। ठीक है, नारायणपाल का समय काल था 855 एडी में, और देवपाल का समय काल था 810 एडी में, और गोपाल जो थे ये तो पालवंश के संस्थापक थे, इनका समय काल था 750 एडी से शुरू होता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में जब अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आएगा गोपाल, उसके बाद आएगा देवपाल, आएंगे नारायणपाल, उसके पश्चात आते हैं राज्यपाल। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्नकूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
और सूची 1 में चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ हैं और सूची 2 में जो उनके लेखक हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो नई अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। भानुमति जो चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है ये किसने लिखा था? ये लिखा था चक्रपाणि दत्त ने। और शलिहोत्र ग्रंथ की रचना की थी भोज ने। ठीक है, और वृक्षा आयुर्वेद की रचना की थी सुरेश्वर ने। ठीक है, और चिकित्सा सार संग्रह की रचना की थी वंगसेन ने। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में यहाँ कूट में मिला के देखते हैं। ए का एक है यहाँ पर डी में, और बी का है 3, बी का 3 और सी का 4 और डी का 2। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजा हैं और सूची 2 में उनके राजवंश हैं। कौन से राजवंश के साथ वह संबंधित थे? उदयन जेराल जो थे ये एक चौर शासक थे, चेर वंश के शासक थे। और करिकल जो थे ये चौल शासक थे। ठीक है, और नंदी जोन जो शासक थे ये पांडे वंश के शासक थे। और सिंह विष्णु सबको पता है कि पल्लव शासक थे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाइए आप। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको हमने मिलाना है। यहाँ पर मिलाते हैं, पहले आप मेरे साथ ही मिलाते जाइए। जीवमृत वाहन इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? देखिए जीवमृत वाहन ने बुक लिखी थी दया भाग। ठीक है, याद रखिएगा। और गोविंद राज की रचना है मनु टीका, मनु के ऊपर उन्होंने टीका लिखा था, मनु स्मृति के ऊपर। विज्ञानेश्वर की कौन सी रचना है? मिताक्षरा के लेखक हैं भाई। और देवन भट्ट की रचना है स्मृति चंद्रिका। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यदि आपको इतना पता है ना कि मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। विज्ञानेश्वर यानी कि सी का 4, सी का 4 यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शंस में है? सी का 4 है यहाँ पर ऑप्शन सी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको इनमें से किसी एक के बारे में भी पता है तो आप उसको अटेम्प्ट करके कूट में यदि आंसर देखेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा ऐसे भी ट्रिक्स का भी यूज़ कीजिए। और बाकी आपकी रही बात प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चंस आते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर जितने भी यूजीसी नेट हिस्ट्री के इतिहास में पुस्तकों और लेखकों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे हमने एक ही वीडियो में बनाए हैं। अगर आप जाकर के उनको विजिट करें, जरूर देखें, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपकी जो बुक्स और राइटर्स के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं ना आपको उसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन को अटैम्प्ट। मंदिरों और शैलियों के ऊपर यूजीसी हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करिए कि कौन सा मंदिर कौन सी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। नागर शैली कौन से मंदिर पर मिलेगी? द्राविड़ शैली, चालुक्य शैली और विजातीय शैली कौन कौन से मंदिरों पर आपको मिलेगी? वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। जो नागर शैली है ये आपको मिलेगी शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर जो महादेव जी को समर्पित है। और द्राविड़ शैली आपको मिलेगी एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर पर। और चालुक्य शैली आपको मिलेगी जैन मंदिर पर जो लक्कुड़ी में स्थित है। ठीक है, और विजातीय शैली आपको मिलेगी पहाड़पुर स्थित मंदिर पर। ठीक है, अब कूट में मिलाइए कौन सा आंसर होना चाहिए। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को उसका कारण आर। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। अभी कथन ए कहता है कि गुप्त उत्तरकालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष के राज्य कर रहे हैं राजवंशों के नामों पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो गुप्त उत्तरकालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियाँ का नामकरण आपको मिलेगा वो उस समय के जो राजवंश थे उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नामों पर ही उन्होंने किया था। अब कारण देखते हैं कि क्या कारण भी सही है। गुप्त उत्तरकालीन राजवंशों के शासक ही कला का एकमात्र संरक्षक थे। अब ऐसी स्टेटमेंट जब आती है ना तो थोड़ा सा इसको पेशेंसली पढ़िएगा, सोचिएगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। आपने देखना कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गुप्त उत्तरकालीन राजवंशों के शासक ही एकमात्र संरक्षक थे। ऐसी स्टेटमेंट जैसी ओनली लिखा आ जाए, सिर्फ लिखा आ जाए या फिर एकमात्र, कभी भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। अगर हम यहाँ पर देखें जो कला को संरक्षित करने वाले केवल गुप्तोत्तरकालीन राजवंश थोड़ी ना थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी
क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे राजवंशों ने कला को संरक्षित किया था। राइट, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो कारण जो है वह गलत हो जाएगा। कथन, अभिकथन ये सही है, अभिकथन ये सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन सी। अलबरूनी के अनुसार अंतज्य कौन थे? ये हादीडोम और चंडाल जाति के लोग थे, या फिर वैश्याएं थी, और या फिर शूद्रों से भी निम्न लोगों की आर्ट शिल्पी संघ थे, या फिर ये विदेशी थे जो बाहर से आए थे। अलबरूनी ने इनके बारे में स्टेटमेंट दी है। जो अंतज्य थे ये शूद्रों से भी निम्न लोगों की जो आर्ट शिल्पी संघ होते थे उनको कहा जाता था अंतज्य। ये स्टेटमेंट दी है अलबरूनी ने, याद रखिएगा, कई बार यूजीसी इससे क्वेश्चन पूछता है। इल्बरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस, नरोज प्रारंभ करवाए थे वह कौन था? बहुत बार एग्जाम में सिजदा से, पाबोस से, ये जो प्रथाएं थी इनसे संबंधित यूजीसी क्वेश्चन पूछता है, कई बार घुमा के भी पूछ लेता है। तो हमने ये देखना है कि ये जो प्रथाएं थी ये इल्बरी शासक था, कौन था ये जिसने ये शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, या फिर बलबन था, या बहराम शाह था? कौन था शासक? ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचिए कौन था। चलिए डिस्कस करते हैं। जो सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू करने वाला था वो था बलबन। ठीक है, बलबन का जो प्रारंभिक नाम था वो था बहाउद्दीन, याद रखिएगा। 1246 में, 1246 में मंगोलों के आक्रमण का इसने सफलतापूर्वक सामना किया था, और उसके बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम था महान खान। बहुत सारी बुक्स में आपको इससे संबंधित फैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इसने किया, सबसे पहले इसी ने शुरू किया था, बलबन ने। और उसके अनुसार जो राजा था उसे जिले इलाही यानी कि भगवान की छाया कहा जाता है। जिले इलाही उसने शुरू करवाया था, जिले इलाही का वर्ड इसी ने ही शुरू किया था। और मदरापान उसने निषेध कर दिया था, बंद कर दिया था। सिजदा और पैबोस प्रथा उसने लागू कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, एक फैक्ट और भी पूछा जाता है, लोह और रक्त की नीति को किसने शुरू किया था? तो ये किया था बलबन ने। ठीक है, और इस नीति के अंतर्गत जो विद्रोही होता था उसकी हत्या करके उसके परिवार को वह अपने कब्जे में ले लेते थे और दास बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को उसका कारण आर। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। अभिकथन ये कहता है कि तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय और पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया था। तो तुर्कों ने जैसे ही भवन बनाए थे उन्होंने हिंदू शैली के अनुसार और वहाँ पर जो मानवीय और पशु आकृतियाँ थी उनको अंकित करने की परंपरा को नहीं यूज़ किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्या कहता है कि उन्होंने ज्यामितिक और फूलों पत्तियों की आकृतियों और फलक पैनलों पर कुरान की आयतों को अंकित किया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तुर्कों ने जो हिंदू शैली का अनुसरण नहीं किया था इसका कारण भी यही था क्योंकि वह चाहते थे कि कुरान की आयतों पर वह फूल पत्तियों की आकृतियों को अंकित करें। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है, आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में साहित्यिक रचनाएं हैं और उनके जो लेखक हैं यहाँ पर हमने फिर से मिलाना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और बिल्कुल सोचकर इन क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक बार यदि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ करेंगे ना तो ये याद हो जाते हैं। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, और यदि इन सारे क्वेश्चंस में एक दो ऐसी बुक्स आ जाएं जो हमने याद रख ली हैं, जो हमारे दिमाग में उसी समय क्लिक कर गई, तो क्वेश्चन का आंसर हम सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आवादाब उल हर्ब व अल सुजात ये बुक किसने लिखी थी? तबकात नासरी किसकी रचना है? और तरीके जहाँ गुशा किसकी रचना है? तारीख फ़िरोज शाही ये किसकी रचना है? ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। आदाब उल हर्ब व अल सुजात ये बुक लिखी गई थी, ये लिखी थी फ़क ए मुदबिर ने। ठीक है, तबकात नासरी की रचना की थी मिनहाज सिराज ने, और तारीख जहाँ गुशा की रचना की थी अता मल्क जुवैनी ने, और तारीख फ़िरोज शाही की रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, चलिए इसको यदि हम कोड में देखते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ये बनेगा ऑप्शन बी में। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, तारीख फ़िरोज शाही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सबको पता है ये किसने लिखी थी। यदि आपको इतना ही पता है ना ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, तो कोड में जाके देखिए डी का केवल 2 ही है यहाँ पर, तो ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सूची 1 में हिस्टोरिकल टर्म्स हैं और सूची 2 में वह कौन से संबंधित विभाग के साथ संबंध रखती थी। ठीक है, यूजीसी नेट में अभी 2020 और 21 में दोनों बार जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से कम 4 क्वेश्चन पूछे हैं हिस्टोरिकल टर्म से। आपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा होगा तो शुरू में जो हिस्टोरिकल टर्म्स आती हैं उसमें से यूजीसी बहुत क्वेश्चन पूछता है। उन सारी टर्म्स को आप यदि लिख करके नोट कर लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इक्ता तमलीक, इसका क्या मतलब होता था। देखिए इक्ता तमलीक जो होती थी ये वंशीय इक्ता होता है। ठीक है, जो एक वंश से दूसरे वंश तक ट्रांसफ़र होता है। और मजलिस से खलवत, इसका मतलब होता है राजा और उच्च अधिकारियों के बीच में गुप्त बैठक होती थी। जो उनके गुप्तचर विभाग हैं और राजा के बीच में जो तालमेल कमेटी होती थी, वो बैठक जब होती थी उसको कहते हैं मजलिस से खलवत। ठीक है, महसूल किसे कहते हैं। महसूल का मतलब होता है जो प्रांत की कुल आय होती है उसे महसूल कहा जाता है। और इक्ताए इस्तिगाल एक होती थी लघुकालिक फौजदारी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कूट में यदि हम देखेंगे तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझदारी से करेंगे, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। शिकदार का मतलब क्या होता था। ग्राम पटवारियों का मुखिया होता था क्या, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था, या फिर परगना का खजांची होता था, या फिर व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल करने वाला होता था। जो शिकदार कहते हैं वो कहते हैं परगना स्तर का एक सैन्य अधिकारी को। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को उसका कारण आर। अभी कथन ये कहता है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बुद्ध और जैन मत के मानने वाले को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। तो थोड़ा सा पेशेंसली सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल हुआ था। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की। तो उस समय क्या हुआ था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के मानने वाले लोग थे वो हिंदू धर्म से जुड़ने लग गए थे। क्यों जुड़ने लगे थे, उसका कारण क्या था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर कारण देखते हैं, क्या ये कारण भी सही है। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजातीय के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए थे। यहाँ पर सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया से जनजातीय लोग हिंदू जाति प्रथा के साथ सम्मिलित हो गए थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जिसमें बुद्ध और जैनिज्म के लोग हिंदू धर्म के साथ जुड़ने लगे थे, उसका कारण पता क्या था। इसका कारण क्या था कि उस समय जब बुद्धिज़्म और जैनिज्म में बहुत सारी, उनके धर्म में बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस आ गई थी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, जिनको मानना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज्म में अपने आप को, शरीर को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे लोगों को उसको मानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ पर दो संत थे, जो एक थे नयानार और दूसरे थे अलवार संत। उन्होंने क्या किया था कि तमिल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में लोगों को समझाया था कि हिंदू धर्म को आप अपनाइए, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। तो इसलिए लोग उसके साथ जुड़ने लगे थे। यहाँ पर कारण ये जो है ना, कारण यहाँ पर कारण सही है, लेकिन मध्यकाल भक्ति आंदोलन में जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लोग हिंदू धर्म के साथ जुड़ रहे थे, ये इसका कारण नहीं था। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की, अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की, या फिर बिहार में सूफियों के फिरदौसी सिलसिले की, या फिर ऑप्शन डी मुल्तान में सूफियों के सुहरवर्दी सिलसिले की। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि शेख नूरुद्दीन जो बहुत बड़े एक कवि रहे हैं, जिनकी बहुत सारी कविताएं आपको मिलेंगी, इन्होंने कौन से सिलसिले की स्थापना की थी। चलिए डिस्कस करते हैं। इन्होंने की थी कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर बिल्कुल सही। तो ये जो शेख नूरुद्दीन थे, इनका समयकाल था 1377 ईस्वी से लेकर 1440 ईस्वी के बीच में। ये कश्मीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं। उनका एक आपने फैक्ट और याद रखना है कि इनकी जो कविताएं हैं उनका अनुवाद किया था, किसने किया था, कई बार यूजीसी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस। उनका अनुवाद किया था जयश्री ने। ठीक है, जयश्री ने, जयश्री ओडियन उसका नाम था, जिन्होंने इनकी कविताओं का अनुवाद किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच में संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब भी सही कथन आ जाए तो इसको नोट जरूर कीजिए, यहाँ से गलती होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए कहती है कि उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। तो उलेमा को शरीयत से अधिकारों को प्राप्ति होती थी, ये स्टेटमेंट तो गलत है।
ठीक है, उलेमा ने सुल्तान के दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी थी। यहाँ पर अगर होता ना कि आज्ञा दी थी तो ये स्टेटमेंट सही होती, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। और उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ नहीं सकता था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है जो सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच के संबंधों के संदर्भ में हमें बताती हो। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, उत्तर ऑप्शन डी। उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। ऑप्शंस हैं रॉयल फिंच, निकोलो कॉन्टी, ए निकितिन या फिर एफ नुनीज। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य के बारे में बताया है। ठीक है, जो बहमनी साम्राज्य था इसका समय काल था 1347 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी क्रोनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पर जो बहमनी साम्राज्य बनाया गया था। ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था? तो ये थे ए निकितन। आंसर होगा ऑप्शन सी। निकितिन एक ऐसा रूसी व्यापारी था, 1470 ईस्वी में ये भारत आया था और 1474 ईस्वी तक रहा था यहाँ। लगभग 4 साल इसने दक्षिण के बहमी राज्य की यात्रा की थी। और निकितिन के बारे में कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसने क्या किया था कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत बड़ी खाई है, ऐसा उसने मेंशन किया था। गरीब यहाँ पर कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं अमीर विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, यूजीसी पूछ लेता है ये स्टेटमेंट किसकी है। ये स्टेटमेंट है ए निकितिन की। आई रिपीट कि दक्षिण भारत में अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। गरीब यहाँ पर कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, वहीं अमीर विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये दी थी ए निकितिन ने। तो इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मावरून नहर कहलाता था? फरगना, खुरासान, ख्वारिज़म या फिर ट्रांस ऑक्सियाना। देखिए, जो मध्य एशिया का जो एरिया अरबी भाषा में मावरून नहर कहलाता था वो था ट्रांस ऑक्सियाना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कौन कौन से कथन सही होने चाहिए। हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए, आप सबने बिल्कुल सही सोचा, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। दीन ए इलाही का प्राथमिक रूप क्या था? जब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था, जब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था तो उसका शुरू में उसका स्वरूप क्या था? राज्य की कारिकीय धर्म और हिंदू धर्म तथा इस्लाम का सम्मिश्रण, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना था, लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना था। दीन इलाही का मतलब होता है किसी को अपना मुरीद बना लेना। ठीक है, उस समय जब उस समय अकबर ने जब इस धर्म को शुरू किया था, उसका मेन मकसद यही था कि उसके इस धर्म को अपनाने से लोग हजारों की संख्या में उसके मुरीद बन जाएंगे। और मुरीद बनाने का मतलब, उसका राजनीतिक मतलब यही था कि वह उन लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सके, जो वह चाहेगा वही हो सकता था। तो यहाँ पर शुरू में उसका स्वरूप क्या था? उस समय उसका स्वरूप था कि विश्व समरसत्ता के सिद्धांत को दोहराना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सामान्य आंकलन के अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या क्या प्रतिशत क्या था? थोड़ा सा लॉजिकल वे में यदि इस क्वेश्चन को हम सोचेंगे तो आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, क्या था कि उस समय देश की कुल आबादी का ठीक ठाक अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, जब 16वीं और 17वीं शताब्दी चल रही थी उस समय मुग़ल शासक चल रहा था, तो मुग़ल प्रशासन के दौरान इनका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता था। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यहाँ पर सामान्य आंकलन किया जा सकता है कि उस समय मैक्सिमम लोग जो थे वो गाँव में ही रहते होंगे। ठीक है, तो यदि मैक्सिमम लोग हम ये अज्यूम करके चलते हैं तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी 85%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए कहती है कि जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ था, क्या ये स्टेटमेंट सही है?
स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था। राठौर विद्रोह होने के कारण क्या थे? ठीक है, हमने यहाँ पर देखना है। और थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट 4 पढ़ लेते हैं कि रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौरों और मेवाड़ के राणा राज सिंह ने समर्थन दिया था। देखिए, राठौर विद्रोह का एक तो कारण था कि औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था। ये स्टेटमेंट सही है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही है कि रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौरों और मेवाड़ का राणा राज सिंह ने समर्थन दिया था। ठीक है, 2 और 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार हमने लगाना है। ठीक है, रिंग फेंस नीति, समान संघ नीति, अधीनस्थ संघ नीति या फिर अधीनस्थ पार्थक्य नीति, इन नीतियों को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। कौन कौन से समय में ये नीतियाँ शुरू की गई थी? देखिए, जो रिंग फेंस नीति थी ये शुरू की गई थी 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी में। ठीक है, और 1813 के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीति चेंज की थी, वो की थी अधीनस्थ पार्थक्य नीति। ठीक है, ये 1813 ईस्वी में शुरू की थी और इस नीति को उन्होंने आगे चलाया था 1858 तक। ठीक है, और 1858 के बाद उन्होंने अधीनस्थ संघ नीति शुरू कर दी थी। ठीक है, 1858 से लेकर के ये चलती रही थी 1935 ईस्वी तक। और 1935 के जो चार्टर एक्ट आता है 1935 का, उसके बाद शुरू कर देते हैं समान संघ नीति। ये चलती रहती है 1947 तक। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जब मिलाएंगे तो आंसर होना चाहिए, पहले आएगी 1, फिर 4, फिर 3 और 2। आंसर होगा ऑप्शन ए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया था? यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा एक्ट ऐसा आया था जिसके कारण चीन के साथ जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ख़त्म हो गया था। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1893 का चार्टर अधिनियम। तो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार खत्म हो गया था वो हो गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हमने गलत कथन देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए पढ़ लेते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये गलत नहीं है। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं कि जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आगे बम्बई टाइम्स का टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। और साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वह है ऑप्शन बी, जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्योंकि देखिए, जो स्टेटमेंट ये गलत क्यों है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग नहीं थे उस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल में जो समाचार दर्पण था ये मार्शमैन ने शुरू किया था और इसका समय काल था 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये समाचार दर्पण जो था ये लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची 1 में संधियाँ हैं और सूची 2 में कौन से वर्ष में ये हुई थी। इलाहाबाद की संधि कौन से सन में हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ये संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर ए को हम मिलाएंगे 2 के साथ। मद्रास की संधि होती है 1769 में, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में होती है मद्रास की संधि 1769 में। और सी स्टेटमेंट कहती है कि पुरंदर की संधि होती है 1776 में और मैंगलोर की संधि होती है 1784 में। तो आंसर होना चाहिए इसका ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नीचे तो कथन दिए जा रहे हैं, प्रथम को अभिकथन ए कहते हैं और तर्क उसका है आर। अभिकथन ए पढ़ लेते हैं हम। उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया 1757 में शुरू होती है और 1857 तक लगभग 1 शताब्दी में चल रही थी, लगभग 100 साल चलती रहती है। और कारण क्या कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो प्रत्यक्षता उनके नियंत्रण में थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1757 से लेकर के
1856 के समय काल तक की। तो दोनों स्टेटमेंट को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है कि 1757 से लेकर 1856 तक लगभग 100 साल तक उपनिवेशवाद का जो संक्रमण था इसकी प्रक्रिया चलती रही थी। अभिकथन तो सही है। अब यहाँ पर कारण जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था जो प्रत्यक्षता उनके नियंत्रण में थे। देखिए उस समय बहुत सारे ऐसे शासक थे जिनके नियंत्रण में उनका एरिया था, लेकिन वह ब्रिटिश लोगों के अधीन थे, ठीक है। तो उन्होंने कब्जा नहीं किया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो केवल अभिकथन ए सही है, ए सही है, आर गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग कर रहे थे वो। बी स्टेटमेंट कहती है कि राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों को भी निराश कर दिया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। देखिए 1857 के विद्रोह को यदि हम पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे कारण उसके बिल्कुल सही हैं, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सूचियों को मिलाइए। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा कर लीजिए पॉज, फिर देखिए क्या आंसर होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु, आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु होती है 1898 में। और मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जनविली की गोली मारकर हत्या की थी 1909 ईस्वी में। और चापेकर बंधुओं ने जो क्रूर प्लेग आयुक्त 2 लगाए गए थे, रॉन्ड और आयस्टर्स, उनकी हत्या की थी 1897 में, ठीक है। और जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में राज सिंहासन दरबार आयोजित किया गया था। ये तो आप सबको पता होना चाहिए, 1911 में हुआ था। तो इसका कूट में आंसर देखते हैं। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आंसर होगा ऑप्शन ए। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन नहीं कहते हैं, उसका कारण आर है। अभिकथन और कारण के क्वेश्चंस बहुत यूजीसी पूछता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है। मैकॉले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ, उसने भारत के पूर्वीय निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्या कहता है कि समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। तो कारण भी सही है, ठीक है। और कारण अभिकथन का स्पष्टीकरण भी करता है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इन्होंने अपने समय में समाज में बहुत अच्छे काम किए थे। हमने यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी फील्ड के साथ ये जुड़े हुए थे। बहराम जी एम मालावरी, देखिए जो बहराम जी एम मालावरी थे, ये एक ऑथर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और बहुत ही अच्छे वकील थे। और इन्होंने पारसी समाज सुधार के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे, ठीक है। और ढांडो केशव कर्वे, ढांडो केशव कर्वे एक बहुत अच्छे राइटर थे और एक अच्छे समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे। और इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किए थे आगे बढ़ के। तो यहाँ पर इनको नारी मुक्ति के लिए जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी का 1। तो कड्डुकरी वीरेशलिंगम, यहाँ पर ऑप्शन सी मिलेगा ऑप्शन 4 के साथ। विधवा पुनर्विवाह अभियान इन्होंने चलाया था। और गुरजादा अप्पा राव, गुरजादा अप्पा राव एक तेलुगु भाषा के बहुत अच्छे राइटर्स रहे हैं, प्लेलिस्ट रहे हैं, ड्रामेटिस्ट रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा था जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, उसका नाम था कन्या शुल्कम, ठीक है। डी को मिलाएंगे हम 2 के साथ। तो इस प्रश्न का यदि हम कूट में देखेंगे आंसर तो बनना चाहिए ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी के साथ संबंधित नहीं थे? हमने देखना है कि कौन जस्टिस पार्टी के साथ संबंध नहीं रखते थे। देखिए जो जस्टिस पार्टी के साथ संबंध रखते थे, एक थे के एम पात्रो, ठीक है, और रामास्वामी नायर भी थे, और राजा राम रैनी नगर भी थे जो जस्टिस पार्टी के साथ संबंध रखते थे। तनगुटूरी प्रकाशम जो थे ये जस्टिस पार्टी के साथ संबंधित नहीं थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन था। नाभा और जींद के शासकों ने रंजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट किया था? अपने किले दे दिए थे, अपने भूभाग को दे दिया था, कीमती उपहार दिए थे, या फिर अपने घोड़े ही उनको
दान में दे दिए थे। देखिए जो नाभा और जींद के जो शासक थे, उन्होंने जब रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार की थी तो उन्होंने उनको बहुत सारे कीमती उपहार देकर सम्मानित किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। उस पत्रिका का नाम चयन कीजिए जिससे गांधी संबंधित नहीं थे। गांधी जी की कौन सी ऐसी पत्रिका है जो इसमें नहीं है? ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ये तो गांधी जी की ही पत्रिका थी। और हरिजन भी उन्होंने शुरू की थी, और यंग इंडिया ये भी गांधी जी के द्वारा ही संचालित की जाती थी। और जो इंडियन मिरर था ये 1861 में शुरू किया गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके साथ संबंधित थे। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची एक में देसी रियासतें हैं और तोपों की सलामी का अधिकार कितना था वहाँ पर? कौन सी देसी रियासत में कितने तोपों की सलामी दी जाती थी? सांगली, सांगली में कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी? उस समय दी जाती थी 9 तोपों की सलामी। और ग्वालियर में दी जाती थी 21 तोपों की सलामी। और धौलपुर में दी जाती थी 15 तोपों की सलामी। और कच्छ गुजरात में दी जाती थी 17 तोपों की सलामी। तो यहाँ पर कूट में आंसर देखेंगे इसका क्या होना चाहिए? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में क्लेमेंट एटली, माउंटबेटन, लॉर्ड लिलिंथगो, वावेल। यहाँ पर सूची दो में मिलाना है हमने, इनका कौन किस किस के साथ संबंध था। देखिए ऑप्शन ए है कि क्लेमेंट एटली, जो क्लेमेंट एटली थे ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। कब से? 1935 से लेकर 1955 तक। और इनके समय काल में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ठीक है। और ऑप्शन बी है माउंटबेटन। माउंटबेटन जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं। इनके समय काल में बाल्कन प्लान शुरू किया गया था। ठीक है। लॉर्ड लिलिंथगो ये भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं। इनका समय काल था 1935 से लेकर 1943 तक। ठीक है। इन्होंने अगस्त ऑफर इंट्रोड्यूस किया था। और लॉर्ड वावेल जो थे इन्होंने ब्रेकडाउन प्लान लागू किया था, क्योंकि उस समय जो बातचीत का दौर था ये बंद हो चुका था। इन्होंने दोबारा से ब्रेक डाउन किया था, बातचीत के प्लान को फिर से शुरू किया था। तो क्रोनोलॉजीज में देखते हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये होगा ऑप्शन सी में। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही करना पड़ा? विभाजन के पश्चात सीमाओं का व्यवस्थापन, सिविल सेवा, कार्मिकों का विभाजन, सैन्य पर संपत्ति का विभाजन, या फिर सांप्रदायिक और शरणार्थी समस्या। देखिए जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत से पाकिस्तान गए थे। दोनों सरकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या उस समय उत्पन्न हो गई थी कि सांप्रदायिक दंगे ना फैल जाएं। उस समय लोगों को जो शरणार्थी थे उनको यहाँ पर जगह देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। लेखकों और पुस्तकों को हमने यहाँ पर मिलाना है। ठीक है। सूची एक में लेखक हैं, सूची दो में पुस्तक हैं। देखिए लुसियन फेबरे ने बुक लिखी थी द रीजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रैंके काम्टे। ठीक है, आप मेरे साथ ही मिलाते जाइए। मैक्स ब्लॉक के द्वारा जो लिखी गई बुक थी वो थी द हिस्टोरियन क्राफ्ट। ठीक है, ऑप्शन दो के साथ मिलाते हैं। इमैनुअल L.R. ड्यूरी के द्वारा लिखी गई बुक थी द पीजेंट ऑफ लैंड्यूक। ठीक है, ऑप्शन सी को हम एक के साथ मिलाएंगे। और फर्नार्ड ब्रैडल के द्वारा जो बुक लिखी गई थी ये लिखी थी उन्होंने द मेडिटेरियन। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? प्रगति का विचार इतिहास जब हम लिखते हैं किसके साथ संबंधित रखता है? रूमानीवाद के साथ, प्रबोध के साथ, उत्तर आधुनिकतावाद के साथ, या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के साथ? देखिए प्रगति का विचार जब हम इतिहास लिखते हैं तो वह संबंध रखता है प्रबोध के साथ। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास के लेखन विचारधारा में किससे संबंधित है? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। यह संबंधित है कालवृत्त विचारधारा के साथ। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रमुख निर्धारक कौन थे? गुटनिरपेक्षता से संबंधित यूजीसी ने 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और 2021 के दोनों जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, दोनों में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर देखना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के जो प्रमुख निर्धारक थे वो कौन कौन से थे। एक तो नक्सलवाद का विरोध करना था,
राजतंत्र का विरोध था, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं था। देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति के जो प्रमुख निर्धारक थे, एक तो था नक्सलवाद का विरोध करना और दूसरा था राजतंत्र का विरोध करना, दोनों थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन। ये बुक किसने लिखी थी? बहुत बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। ये लिखी थी ऑप्शन सी, डीएफ फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यह था टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना डेडिकेशन से पढ़ रहे हो। और यदि आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं ना, तो डेफिनेटली यू आर अचीविंग जेआरएफ। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से आप दूसरों की हेल्प जब करेंगे ना, तो आपको अपने आप पर भी खुशी आएगी, आपका अपना व्यक्तित्व भी अच्छा बनेगा और आपको खुद से लगेगा कि आपने जो काम किया है वह बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना ही अच्छा काम होता है। तो आप हमेशा अपने आप को, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाइए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, औरतें आपके साथ रहना सुरक्षित समझें अपने आप को। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।